मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहचारी राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीटवाना। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागमों का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन उपागम में आदर्शवादी है, यथार्थवादी है, व्यवस्थावादी है, मार्क्सवादी सिद्धांत है। जैसे कि हम पहले उपागम का अध्ययन करें। उपागम क्या है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को एक स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं। हम आज इससे स्वायत्तता विषय बनाने की संभावना भी मौजूद है। यदि राज्यों के व्यवहार के बारे में कोई सामान्य सिद्धांत बनाने में हम सफल हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र ज्ञान क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकेगा। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बड़े पैमाने पर सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मार्टिन वाइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में चिंतन की एक परंपरा मात्र है जो राज्य संबंधी चिंतन के साथ जुड़ी हुई समझी जाती है, और राज्य संबंधी चिंतन को राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया जाता है। क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सामान्य सिद्धांत का अर्थ एक व्यापक ग्राह्य संबंध संशोधित ज्ञान संरचना से है जो राज्य के पारस्परिक संबंधों तथा विश्व परिस्थितियों को समझने, भविष्यवाणी करने, विवेचन करने तथा नियंत्रित करने के में योगदान दे सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में समुचित और सामान्य सिद्धांत के विकास के लिए आवश्यक है कि सिद्धांत निर्माण के लिए सर्वोत्तम वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाए, समाजशास्त्र के अन्य क्षेत्रों में विकसित पद्धतियों से सहायता की जाए तथा उन कारकों की पूर्ण व्यवस्थित जांच हो सके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यानी उपागम और सिद्धांत का अभिप्राय क्या है, इससे पहले हमें जानना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के कई उपागम और दृष्टिकोण प्रचलित है। सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न किए जा रहे हैं, अतः है यहाँ दृष्टिकोण, उपागम तथा सिद्धांत से अभिप्राय समझना आवश्यक है। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त प्रश्न या अनुसंधान में ली गई आधार सामग्री आती है। दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण उपागम हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सार्वग्राहिता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखती है, और जिस घटना के बारे में हम ये विचार करती है कि उस घटना की व्याख्या भी उस दृष्टिकोण से करती है। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। यह दृष्टिकोण जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव में आगे आ जाता है तो तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। कुछ लोग सिद्धांत निर्माण का प्रयोग किसी विवेचना या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या एक्सपोजिशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ए साइंस ही सिद्धांत है। सिद्धांत वे तर्कसंगत अनुमान हैं जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। सिद्धांत वे प्रस्तावनाएं हैं जिनसे वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना है। इसी आधार पर दृष्टिकोण का सिद्धांत से निकट संबंध होता है। दृष्टिकोण के स्वरूप से सामान्यकरण, व्याख्या, पूर्व कथन, भविष्यवाणी और विहितीकरण जो सब किसी सिद्धांत के मुख्य कार्यों प्रकट होते हैं, वस्तुतः सिद्धांत का स्वरूप दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। दोनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। मोटे रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में प्रमुख सिद्धांत या दृष्टिकोण या उपागम निम्नलिखित है, जैसे कि आदर्शवादी, यथार्थवादी तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हम व्यवस्थावादी सिद्धांत और आदर्शवादी यथार्थवादी के अलावा सामान्य व्यवस्थावादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण जो उपागम है का समूचा चिंतन समाज के विकासात्मक प्रगति के व्यापक विचार के आधार पर खड़ा है। इस विचार का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। आमतौर में यह माना जाता है कि अमेरिकन और फ्रेंच क्रांतियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद ही था। 1795 में कॉन्डरसैट ने अपने एक ग्रंथ में एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें न युद्ध के लिए कोई स्थान था, न विषमता के लिए, न अत्याचार के लिए। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि मनुष्य अपने बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी समाज में
हिंसा, हत्या, अनैतिकता, सत्ता लोलुपता और शक्ति के लिए संघर्ष की भावना सर्वथा लुप्त हो जाएगी। आदर्शवादी सिद्धांत भविष्य के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की तस्वीर पेश करता है जो शक्ति, राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से स्वतः मुक्त हो। इसकी यह मान्यता है कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का निर्वहन शिक्षा, सुधार के प्रयोग से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से आदर्शवादी चिंतक इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, युद्ध का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, सहयोग किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, शक्तिशाली राज्यों द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है इत्यादि। आदर्शवादी दृष्टिकोण संस्थावादी, विधिवादी अध्ययनों की ओर प्रवृत्त है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रहने का यत्न करना चाहिए। इसके अलावा शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक सर्वाधिकारीवादी दल रहे हैं। ऐसे दलों का अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को सदैव के लिए दफना देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति साधन है, साध्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर केवल एक साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। जिस प्रकार राज्य का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की वृद्धि करना है, उसी प्रकार से वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्हीं मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेश नीति का संचालन होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत किए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन तथा अनुसंधानों के झुकाव आदर्शवादी, संस्थावादी तथा विधिवादी अध्ययनों की ओर रहा। सर अल्फ्रेड जिमर्न का राष्ट्र संघ पर किया गया अनुसंधान, फिलिप नोएल बेकर का विश्व निशस्त्रीकरण पर किया गया शोध, जेम्स शॉर्टवेल का युद्ध को अवैध घोषित करने संबंधी विचार इस युग के प्रमुख शोधकर्ता कार्य हैं। राष्ट्र संघ, जिनेवा प्रोटोकॉल, केलॉग ब्रियाउन पैक्ट आदि पर आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिकोण से होता है। उस समय यह मान्यता प्रचलित थी कि किसी प्रबल सबल अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करने तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन से अनेक जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान हो सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवादी दृष्टिकोण राजनीतिक नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, विश्व संघवाद, विश्व सरकार के आदर्श के साथ बंधा है। ये शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है। फिर भी हम इसकी समालोचना कर सकते हैं जिसमें निम्नलिखित तर्क किए जा सकते हैं। आलोचना में आदर्शवादी व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में बल और सैनिक शक्ति के प्रयोग का परित्याग कर दे, इसके स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करें, किंतु यह निकट तो क्या सुदूर भविष्य में भी संभव नहीं प्रतीत होता है। मार्गन्थाओं ने लिखा है कि इस विश्व व्यवस्था में परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक प्रबल हैं कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। द्वितीय हम ये कह सकते हैं कि आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिक, हिंसक और शक्ति का प्रयोग, दमन और विरोध किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुरूप राज्यों में उदात्त नैतिक सिद्धांतों के पालन की आशा रखना मरीचिका मात्र है। राष्ट्र संघ की स्थापना के कुछ वर्षों बाद आदर्शवादी दृष्टिकोण की दुर्बलताएं स्पष्ट होने लगी थी। इसके कारण वे राष्ट्र संघ और उससे संबंधित संस्थाएं कभी भी मानवीय भ्रातृत्व भावना की प्रतीक नहीं हो सकी जो समस्त देशों के में अधिकांश लोगों के प्रेम भक्ति को उत्पन्न कर सकती थी, जिसके द्वारा उस प्रतिष्ठा और अधिकार का विकास हो सकता जिसकी एक प्रारंभिक विश्व सरकार की आवश्यकता थी। राष्ट्र संघ सत्ताधारी सरकारों में सहयोग का एक उपाय मात्र ही रहा। उनके प्रजनन और नागरिक राष्ट्रीय हितों की संलग्न देशभक्ति ही रहे। कुछ राज्यों में वंशीय विजय के सपनों की ओर आकर्षित रहे, दूसरों में उन्हें भय से निष्क्रिय कर दिया गया। भी अन्य राज्यों में उन्हें मंदोन्मत्त करके धोखे में डाला गया। कहीं पर भी उन्हें सामान्य दृश्यों की प्रभावपूर्ण सेवा के लिए एक करने की चेष्टा नहीं की गई। जिनेवा की लेमन झील के तटों पर स्थित एरियाना पार्क में संघ का श्वेत भवन अंत में एक समाधि बन गया। राष्ट्र संघ की व्यवस्था में छोटे और कमजोर राष्ट्रों का ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों पर से विश्वास उठ चुका था। छोटे और कमजोर राष्ट्रों को यह समझने में देर नहीं लगी कि महाशक्तियां न्याय और सच्चाई का साथ देने के बजाय अपने नष्ट
स्वार्थों को अधिक प्राथमिकता देता है। 18 सितंबर 1931 को जापान ने मध्य मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रसंघ मूक दर्शक बना रहा। जब जर्मनी ने 7 मार्च 1936 को लोकार्नो संधि स्वीकार कर दी, राइनलैंड को फिर से सैनिक अड्डा बनाना शुरू कर दिया था, तब पश्चिमी शक्तियों ने संघ परिषद के एक और प्रस्ताव के सिवा अन्य किसी भी प्रकार के विरोध कार्य के अपेक्षा की। इसके बाद के जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण तथा आक्रमक हलचलों की भी जिनेवा में कोई प्रतिध्वनि न हो सकी। हिटलर और मुसोलिनी के प्रति ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण नीति ने आदर्शवादी दृष्टि की पोल खोल दी। मुसोलिनी द्वारा इथोपिया को हड़पना, हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का जर्मनी में विलीनीकरण आदि की घटना इस स्वार्थपूर्ण अनुक्रम में संघ की छोटे सदस्यों का कार्य भेड़ों के उस झुंड का कार्य था जिसे भेड़ की खाल में गिद्धों ने धोखा दिया था। जब इथोपिया के शासक हेली सिलासी ने कहा कि मैं यहाँ पर इस न्याय की मांग करने के लिए हूँ जो मेरी प्रजा का अधिकार तथा उस सहायता के लिए भी जिसका वचन 8 महीने पूर्व बाउंड राष्ट्रों ने दिया था, 12 मई 1938 को लॉर्ड हैलिफैक्स ने जो उत्तर दिया उसने आदर्शवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से पूर्ण तिलांजलि ही दे दी। हैलिफैक्स ने कहा, वास्तविकताओं का सामना करने से कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता, वरन बहुत कुछ खोया जा सकता है। राष्ट्रसंघ अवश्य ही महान है, परंतु जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका अस्तित्व है वे उससे भी महान है तथा उन उद्देश्यों में सबसे महानतम शांति है। राष्ट्रसंघ की असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थता को समझने के लिए शक्ति, युद्ध और वास्तविक तत्वों की ओर समुचित ध्यान देना अपरिहार्य है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल यथार्थ परिणामों की उपेक्षा करने के कारण आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के में विशेष सहायक रहे। आज इतना ही, धन्यवाद।